हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीप्ति पांडे। आज मैं आपके लिए एक नई टॉपिक नॉवेल एंड इट्स टाइप्स लेकर आई हूँ। जैसा कि नॉवेल एंड टाइप्स ऑफ द नॉवेल, हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं डिटेल में बीए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में उनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको मैं इजी वे में समझाने के लिए आपके समक्ष ये टॉपिक प्रस्तुत कर रही हूँ। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ नॉवेल एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले फिक्शन क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। फिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फिक्शन। व्हाट इज़ फिक्शन? फिक्शन मीन्स नॉवेल। ओके, फिक्शन, यहाँ दो तरह के टर्म है, एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन। फिक्शन रिफर्स टू प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। वी रीड और वॉच दिस मटेरियल फॉर फन। फिक्शन में जो प्लॉट होता है, सेटिंग होती है स्टोरी की, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इमेजिनेशन से उत्पन्न होते हैं, यानी वो काल्पनिक होते हैं। फिक्शन में कल्पना का बहुत ज़्यादा जो है उसका योगदान रहता है। फिक्शन के जो कैरेक्टर, स्टोरी, वो सभी काल्पनिक होते हैं। इसको हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए, फ़न के लिए इसको पढ़ते हैं, या फिर टीवी में कोई फिक्शनल मूवी आती है या फिक्शनल सीरियल आता है तो उसको हम लोग देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कार्टून देखते हैं टीवी पर, बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी से बहुत ही ध्यान से देखते हैं, वो सभी इमेजिनरी होते हैं, वो सभी फिक्शनल होते हैं। जैसे अ कार्टून ऑन टीवी, स्टोरीज़ अबाउट एनिमल्स दैट टॉक, ऐसे स्टोरीज़ जानवरों के बारे में जिसमें दिखाया जाता है कि जानवर आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो ये सभी फिक्शनल होते हैं, फिक्शनल स्टोरीज़ होते हैं। ओके, इमेजिनरी होते हैं। तो फिक्शन जो कई रूप में लिखे जाते हैं, जिसको फिक्शन को हम जो है फिक्शन में भी राइट इन मैनी फॉर्म्स जस्ट लाइक एज नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेलास। तो फिक्शन नॉवेल में भी लिखे जाते हैं, जो एमए के स्टूडेंट्स में ये एक पेपर के रूप में भी हैं। ओके, नॉन फिक्शन, जो सेकंड टर्म्स नॉन फिक्शन है, वो क्या होता है? नॉन फिक्शन फिक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। नॉन फिक्शन refers to factual stories that are based on real people and true events. We read or watch this material for information. नॉन फिक्शन जो होता है वो बिल्कुल रियलिटी पर आधारित होता है, जो फैक्चुअल स्टोरीज होती है, जिसके फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो सही होते हैं, जो वैलिड होते हैं, ऐसे स्टोरीज़ को, ऐसे ट्रू इवेंट्स को दिखाता है और बताता है। तो हम लोग नॉन फिक्शन में बिल्कुल ट्रू इवेंट्स को, रियल पीपल के बारे में पढ़ते हैं। या फिर टीवी पर कोई अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो वो नॉन फिक्शनल होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही होते हैं, रियल होते हैं। और हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए उसको पढ़ते और देखते हैं, उसके बारे में सही जानकारी पाने के लिए नॉन फिक्शन को पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बुक अबाउट एनिमल लाइफ साइकिल और ए डॉक्यूमेंट्री ऑन टीवी। ओके, तो फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब फिक्शन अधिकतर जो है नॉवेल के रूप में लिखा जाता है, शॉर्ट स्टोरी के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको नॉवेल के बारे में बताने जा रहे हैं कि नॉवेल क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द नॉवेल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नॉवेल। नॉवेल इज़ अ न्यू डेवलपमेंट। ब्रिटिश लिटरेचर में नॉवेल को एक नया डेवलपमेंट, ये 18th सेंचुरी में हम लोग नॉवेल को देखते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं जो उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। लेकिन बिफोर 18th सेंचुरी देयर वर नो नॉवलिस्ट, बट नॉवेल्स दैट हैड बीन रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ द पोइट्री, फिक्शनल एंड अ लॉट ऑफ द genre. Okay, so come on the definition of novel. A novel is a long narrative work of fiction with some realism. It is often in prose form
and is published as a single book. तो जो नॉवेल होता है वो लॉन्ग होता है. फर्स्ट पॉइंट, नॉवेल लॉन्ग होता है. सेकंड पॉइंट, नैरेटिव वर्क होता है. फिक्शन का नैरेटिव वर्क है, इसमें रियलिज़म भी होता है और इमेजिनेशन भी होता है. फिक्शन में इसमें फैक्ट और फिक्शन दोनों का मिंगलिंग होता है. नॉवेल में फैक्ट और फिक्शन यानी कि रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों मिले जुले रहते हैं. और ये थर्ड पॉइंट, इट इज़ रिटन इन द प्रोज फॉर्म, ये प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है. और एंड इट इज़ पब्लिश्ड एज अ सिंगल बुक. द वर्ड नॉवेल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स न्यू. वर्ड जो नॉवेल वर्ड है वो इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यू, नया. इसका मतलब जो नॉवेल एक नया डेवलपमेंट है. 18th सेंचुरी में हमें नॉवेल देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे नॉवलिस्ट हुए हैं. 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल इसी समय हुए हैं. और इसके पहले के बुक्स में हमें, इसके पहले के जनरा में हमें पोइट्री मिलता है, ड्रामा मिलता है, प्रोज मिलता है, बट नॉवेल नहीं मिलते हैं. लेकिन जब हम पोएम पढ़ते हैं या किसी भी राइटर की पोएम को देखते हैं तो उसमें हमें नॉवेल के जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाई देते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले के भी 16th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में भी नॉवेल के पोइट्री के रूप में नॉवेल लिखा जाता था. Similar to a short story, a novel has some features like a representation of characters, dialogue, setting, plot, climax, conflict and style and point of view. हम नॉवेल को बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी की तरह ही देखते हैं क्योंकि दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं. शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है, नॉवेल लॉन्ग होती है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स शॉर्ट स्टोरी की नॉवेल में मिलती है. जैसे शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग होते हैं, सेटिंग, प्लॉट, क्लाइमेक्स, कन्फ्लिक्ट और स्टाइल होती हैं. ठीक उसी तरह से नॉवेल में भी कैरेक्टर्स, डायलॉग, सेटिंग, प्लॉट, क्लाइमेक्स, कन्फ्लिक्ट, स्टाइल और पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. नॉवेल के जो एलिमेंट्स हैं, यदि सारे एलिमेंट्स नॉवेल में न मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉवेल अच्छा नहीं है. नॉवेल को पढ़ने के लिए उसमें स्टोरी होनी चाहिए, जिसमें कुछ तथ्य होने चाहिए, उसके प्लॉट अच्छे होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए. और हम ये देखते हैं कि नॉवेल कई तरह के होते हैं. नॉवेल में कई तरह की स्टोरीज़ होती है, कई तरह की कहानियाँ होती हैं. कुछ कहानियाँ मिस्ट्रियस होती है, मिस्ट्रीज उसमें रहते हैं. कुछ स्टोरी जो है बिल्कुल सस्पेंस होते हैं, सस्पेंस से भरे होते हैं, हॉरर से भरे होते हैं. कुछ रोमांटिक होते हैं, कुछ डिटेक्टिव होते हैं. कुछ नॉवेल साइंस फिक्शन पर आधारित होते हैं और कुछ नॉवेल हिस्टोरिकल होती हैं. तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के नॉवेल देखते हैं. जब हम नॉवेल के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, उन्होंने एनिमल फार्म लिखा था. ये एनिमल फार्म नॉवेल 1945 में लिखा गया था और इंग्लैंड में पब्लिश किया गया था. लेकिन ये नॉवेल एलिगरी पर आधारित था. इट इज़ एन एलिगोरिकल नॉवेल. और इसकी जो स्टोरी थी वो एक तरह से रशिया में एक रिवॉल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की स्टोरी के रूप में दिखाया गया है. और इस रिवॉल्यूशन को पिग्स कैरेक्टर्स के थ्रू दर्शाया गया है. और एक तरह से ये सटराइज था, मीन्स कि इट इज़ अ सटारिकल स्टोरी. इसके अलावा हम देखते हैं थॉमस हार्डी ने बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं. वो एक रीजनल नॉवलिस्ट थे. इनकी नॉवेल टेस्ट ऑफ द डर्वेविलेज ये बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है. इसको आप लोगों ने एमए में पढ़ा भी होगा. इट इज़ द बेस्ट नॉवेल ऑफ द लास्ट सेंचुरी ऑफ थॉमस हार्डी एंड इट एक्सप्लोर द रोल ऑफ फेट एंड चांस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ. इस स्टोरी में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य और संयोग, फेट और चांस किस प्रकार उसके जीवन में परिवर्तन लाता है, उसके जीवन में बहुत सारा संघर्ष ले आता है और छिन्न भिन्न कर देता है. टेस बिलोंग टू द पुअर फैमिली बट हर फादर डिस्कवर दैट their family, perhaps descendants of D'Urberville's, a noble family, alternately Parson Tregangam.
Tess forced to work on a farm where she is raped. Later, another young man, Angel Clare, marries her, but after this disclosure, he leaves her. By the end of the novel, Angel returns and accepts her, but Tess is hanged for murdering her former rapist, Alec. तो एक तरह से ये ट्रेजेडी भी है कि किस प्रकार टेस जो मेन कैरेक्टर है, शी इज़ अ फीमेल कैरेक्टर, और किस प्रकार से वो अपने जो फॉर्मर रेपिस्ट एलेक था उसको वो मर्डर करके फिर अपने फांसी पर चढ़ जाती है। तो ये स्टोरी हम देखते हैं। इसके अलावा एक मैरी शैली नॉवलिस्ट है जिन्होंने फ्रैंकेनस्टीन नॉवेल लिखा था 19th सेंचुरी में। ये भी बहुत इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन, ये साइंस फिक्शन का बहुत अच्छा नॉवेल माना जाता है। एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ यंग साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टीन्स obsessed with the idea of creating life. He creates the creature and is repulsed by his own experiment. The creature brings havoc in Victor Frankenstein's life after he fails to give him a partner. Both Victor and the creature meet with a tragic end. This story teaches a lesson that we must never intervene with nature. तो ये स्टोरी साइंस फिक्शन पर आधारित है, किस प्रकार हम बियॉन्ड नेचर जा करके जब कोई कार्य करते हैं तो किस प्रकार नेचर के थ्रू हम गर्त में चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी हमें बियॉन्ड नेचर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पे, कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में हम ये देखते हैं कि नॉवेल की शुरुआत कैसे हुई। नॉवेल हम ब्रिटिश लिटरेचर में नॉवेल मिडिल एज के रोमांस में देखते हैं। मिडिल एज में बहुत सारे राइटर थे, पोएट्स थे जिन्होंने रोमांस लिखा, और ये सारे रोमांस में हमें नॉवेल के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सारे रोमांसेस इट इज़ द टेल्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द लव एंड एडवेंचर। उस समय मिडिल एज में जो भी स्टोरीज थी ये लव और एडवेंचर पर आधारित हुई थी। द रोमांसेस हैड देयर रूट्स इन द बैलेड्स एंड पीसेस ऑफ एपिक पोएम्स विच यूज्ड टू बी संग बाय वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल्स। बोकासियो डेकेमरन इज सच स्टोरीज ऑफ लव। बोकासियो का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने डेकोरम लिखा था। ये इसी प्रकार एक स्टोरी थी, एक उस समय का एक नॉवेल के समान, उसमें काफ़ी समानता थी। ये लव पर आधारित ये स्टोरी थी। बट देयर इज़ नो डेफिनेट पैटर्न सिस्टम और रूल्स अबाउट राइटिंग अ नॉवेल। लेकिन इसको नॉवेल की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि उस समय जो नॉवेल के जो पैटर्न होते हैं, सिस्टम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब इसमें नहीं था। इसी प्रकार हम जब 14th सेंचुरी में चौसर के पोएम द कैंटरबरी टेल्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी पोएम भी एक नॉवेल के समान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये सारे कैरेक्टर्स विभिन्न ऑक्यूपेशन से हैं और ये सब अपने बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल पढ़ने में ये एक नॉवेल की तरह लगता है। इस तरह से चौसर को भी फर्स्ट नॉवलिस्ट के रूप में भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं स्पेंसर। 16th सेंचुरी में स्पेंसर ने फेरी क्वीन पोएम लिखी थी। इट इज़ द रोमांटिक पोएम बट एन एलिगोरिकल पोएम, बट वी फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। जब इस नॉवेल को आप पढ़ें, इस पोएम को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल एक इमेजिनरी कहानी लगेगी। एक बहुत लॉन्ग पोएम है ये, और ये सारी काल्पनिक कहानियाँ हैं कि किस प्रकार से इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ हुआ है, और तो ये सभी नॉवेल की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इसमें नॉवेल के पैटर्न, रूल्स हमें सेटिंग देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको नॉवेल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसके बाद फिर हम 18th सेंचुरी पे आते हैं। 18th सेंचुरी में 4 विल्स ऑफ द नॉवेल के रूप में 4 नॉवलिस्ट हुए थे जो काफ़ी पॉपुलर थे। 4 विल्स ऑफ द नॉवेल्स में रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न, ये 4 नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवेल को एक आगे बढ़ाने में, नॉवेल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रिचर्डसन ने पामेला नॉवेल लिखा है और इनकी नॉवेल जो है वो एपिस्टोलरी नॉवेल के रूप में जाना जाता है। इनकी नॉवेल एक लेटर्स के रूप में लिखा गया था। फील्डिंग भी ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ दैट टाइम। वो बहुत ग्रेट
नॉवलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनके नॉवेल में कॉमेडी है एंड आफ्टर दिस स्मॉलेट। फील्डिंग के नॉवेल, फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रूज नॉवेल लिखा था। जोसेफ एंड्रू वॉज हिज फर्स्ट नॉवेल एंड एमिलिया वॉज द लास्ट नॉवेल एंड इट्स स्टोरी वॉज दैट ऑफ अ सपोज्ड ब्रदर ऑफ पामेला। टॉम जोन्स इज हिज मास्टर पीस। टॉम जोन्स इसके मास्टर पीस है। तो ये फील्डिंग ने लिखा था। रिचर्डसन ने अपनी कैरियर की शुरुआत पामेला लिख करके की थी। इनकी कैरियर की शुरुआत एक नॉवलिस्ट के रूप में हुआ था और इन्होंने पामेला लिखा था। द आइडिया ऑफ राइटिंग नॉवेल डेवलप्ड आउट ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम टू फ्रेंड्स हु वर पब्लिशर and they asked him to prepare for them a little volume of letters in a common style as models for country readers who were unable to indite for themselves. रिचर्डसन की जो दूसरी नॉवेल थी, नेक्स्ट नॉवेल, वो क्लैरिसा थी और ये बहुत ही लॉन्ग थी। इसके बाद 4 विल्स में स्मॉलेट आते हैं। स्मॉलेट इज द थर्ड ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल। He added satiric caricature to the novel of sensibility of Richardson and to the novel of character and humor of Fielding. He wrote half a dozen novels. इन्होंने बहुत सारी novels लिखी। The most important novels are Roderick Random and Humphrey Clinker. ये इनके काफ़ी फेवरेट और पॉपुलर novels रहे हैं। Smollett's art is that of caricature. He wrote as a satirist and reformer. इन्होंने जो नॉवेल लिखा है वो एक सटायरिस्ट के रूप में और रिफॉर्मर के रूप में लिखा है। हिज रोड्रिक रैंडम इज़ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिटिश नेवी एंड द ब्रिटिश सेलर ऑफ द डे। और जो लास्ट 4 विल्स ऑफ द नॉवेल है, दैट इज़ द स्टर्न। स्टर्न इज चीफली नोन बाय हिज ट्रिस्ट्राम शैंडी। ट्रिस्ट्राम शैंडी नॉवेल से काफ़ी पॉपुलर हुए। ये बहुत इट इज़ अ वेरी बिग नॉवेल and it appeared in a 9 volume में ये appeared हुआ है। It is a medley of unconnected incidents. He wrote a novel Tristram Shandy with no plot at all, no heroine and no action, and obeying no other law than caprice and random association. He was rebel in thought and style. He is also called a plagiarist of genius. इसके बाद हम 19th सेंचुरी में आते हैं। 19th सेंचुरी में जेन ऑस्टिन, शी वॉज अ फीमेल नॉवलिस्ट एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर नॉवलिस्ट एंड शी वॉज द फर्स्ट वीमेन नॉवलिस्ट हु रिफर द वर्ड फेमिनिज्म। जेन ऑस्टिन के बारे में आपने सुना होगा। उनकी प्राइड ऑफ प्रेजुडिस नॉवेल बहुत ही पॉपुलर थी और बीए के स्टूडेंट इसको पढ़े होंगे। जेन ऑस्टिन एक रोमांटिक नॉवलिस्ट थी ये, और इनकी जो नॉवेल्स थे वो डोमेस्टिक नॉवेल के रूप में मानी जाती हैं। इसमें ये समाज में जो समस्याएं, जो परिवार की समस्याएं हैं, खास करके विशेष करके जो मैरिज प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्होंने नॉवेल लिखा है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी कि दिखाया गया कि किस प्रकार से जिसमें बेनेट फैमिली है किस प्रकार से अपनी बेटियों की शादी के लिए वो परेशान होती है और उसके बारे में सॉल्यूशन को ढूंढती है। तो ये परिवार की जो समस्या है, खास करके विवाह, उस पर ये आधारित है। इसके बाद और भी नॉवलिस्ट 19th सेंचुरी में थे। इसके बाद हम आते हैं विक्टोरियन एज, विक्टोरियन नॉवेल पे। विक्टोरियन एज में बहुत सारे नॉवलिस्ट हुए हैं एंड विक्टोरियन एज इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इन द रिल्म ऑफ लिटरेचर इट कैन फेवरेबली be compared with the Elizabethan age, and Victorian novel absorbed into itself a very large part of the creative energy of the time. It became a vehicle of ideas as well as a means of amusement. It reflected all the forces which were shaping and complex modern world. The spread of science made it realistic and analytical. The spread of democracy made it social and humanitarian. The spirit of religious and moral unrest
was often uppermost in the novel. The novel in the Victorian era is so varied, evident and prolific that it is divided into two parts. विक्टोरियन एज के जो नॉवेल है इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, अर्ली विक्टोरियंस और लेटर विक्टोरियंस. In the Victorian age, we have novels of sea and military life, novels of the high life, middle class life, low life, criminal life. इस तरह से हम विक्टोरियन एज में हम इस तरह के नॉवेल देखने को मिलते हैं देखते हैं. And the general tendency of the Victorian novel was that it was the traditional in spirit. The plot was loosely constructed. The Victorian novelists were very good storyteller. The reader was never bored. The story consisted of a large variety of characters and incidents. इसमें जो भी स्टोरी लिखी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें जब पढ़ते समय कोई रीडर बोर नहीं होता है और बहुत सारी वैरायटी है. इसमें कैरेक्टर और इंसिडेंट्स की वैरायटी डिफर है, बहुत सारी वैरायटीज़ है और नॉवेल बहुत ही इंटरटेनिंग है. इट वॉज फुल ऑफ द अम्यूज़मेंट. इसमें डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट क्लासेस, पर्सन्स, नेशनलिटीज़ को शो किया गया है और किसी व्यक्ति के जो वेरिड मूड होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो मूड होते हैं उसको भी इस तरह के नॉवेल में दिखाया गया है. अर्ली विक्टोरियन में डिकेंस, ठाकरे, जॉर्ज इलियट, चार्लोट ब्रॉन्ट, इमली ब्रॉन्ट, मिसेस गैस्केल, चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंग्सले, ये सभी नॉवलिस्ट आते हैं. ये सब अर्ली विक्टोरियंस कहलाते हैं. अमंग द लेटर विक्टोरियंस में भी मेंशन द नेम्स ऑफ सैमुअल बटलर, जॉर्ज मेयरदीथ एंड थॉमस हार्डी. और लेटर विक्टोरियंस में थॉमस हार्डी, जॉर्ज मेयरदीथ और सैमुअल बटलर का नाम आता है. डिकेंस, जो अर्ली विक्टोरियंस में डिकेंस बहुत ही पॉपुलर है. इन्होंने ओलिवर ट्विस्ट लिखा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा जो काफ़ी पॉपुलर रहा. ओलिवर ट्विस्ट में तो इसमें इन्होंने लिखा है कि एक ऑर्फन बच्चे की लाइफ के बारे में बताया है कि जब उसके माँ पिता पेरेंट्स नहीं हैं तो किस प्रकार ये बच्चा सफ़र करता है, गलत संगत में पड़ जाता है, फिर किस तरह से वहाँ से उसको निकाला जाता है, उसकी लाइफ कैसी थी. तो इस तरह से डिकेंस चूँकि एक नॉवलिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, तो इन्होंने जहाँ सोसाइटी में बच्चों के, अनाथ बच्चों के संघर्ष के बारे में लिखा है, उसके लाइफ के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखा है, वहीं इनके सुधार के बारे में भी लिखते हैं. इसके बाद हम जो लेटर विक्टोरियंस में थॉमस हार्डी के बारे में आते हैं. थॉमस हार्डी ही वॉज वेरी पॉपुलर नॉवलिस्ट. इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखा है. टेस्ट ऑफ द टेरर विलेज, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस भी किया है, और ये रीजनल नॉवलिस्ट थे. इन्होंने अपना एक रीजन बनाया था वेसेक्स, और सारे नॉवेल्स जो है उस वेसेक्स में ही सारे नॉवेल्स लेट होते थे. थॉमस हार्डी भी काफ़ी पॉपुलर है. इन्होंने फेट और चांस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि किसी व्यक्ति के लाइफ में फेट का और चांस का क्या योगदान है, मनुष्य का जीवन कैसे भाग्य के द्वारा बदल जाता है. इनकी एक नॉवेल मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज है. इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक घास काटने वाला व्यक्ति का जीवन जो है बदल जाता है और वो भाग्य जो है उसका साथ देता है, वो मेयर बन जाता है और फिर कुछ वर्षों के बाद वही भाग्य उसके कुछ चक्र में उसको ले आता है और वो फिर पुनः मेयर से फिर एक गरीब बन जाता है. तो इस प्रकार से इनकी नॉवेल भी काफ़ी एंटरटेनिंग है और बहुत ही अच्छी है. जब इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही पसंद करेंगे. इसके बाद हम आते हैं 20th सेंचुरी नॉवेल्स पे. 20th सेंचुरी नॉवेल्स में हम जब बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि मॉडर्न नॉवेल की जो थीम है वो एलिनेशन है, इंडिविजुअलिटी है, आइसोलेशन है. अधिकतर नॉवेल में हम देखते हैं कि कैरेक्टर बहुत ही अकेला है और मॉडर्न इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ हुआ है. इसमें साइकोलॉजिकल नॉवेल्स काफ़ी लिखे गए हैं और D.H. लॉरेंस एक नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने एक सन्स एंड लवर्स नॉवेल लिखा है. और इस प्रकार से माइंड में क्या चल रहा है किसी भी कैरेक्टर्स के, वो इस नॉवेल के में लिखा गया है. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का प्रयोग कैरेक्टर के माइंड में जो चल रहा है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है. तो एक तरह से साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की शुरुआत जो है मॉडर्न एज में की गई है.
इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है. मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल हैज़ इमेंस वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़. It is so on account of the growing complexities of life. The 20th century has witnessed the advance of science at a terrific speed. Modern age is the age of information technology. A great revolution in every walk of life is in the offing. Means of communication have shortened distance. The world has become a global village. Trade and commerce have increased immensely. Mutual exchange of thoughts between nation has become very easy. Human knowledge has increased beyond limits. Living styles have changed. Moral values have changed. Life as a whole has undergone a great change. All this has to be reflected in literature. That is what has actually happened. Novel, being the most popular form, reflects this change in all its variety and complexity. H.G. Wells, Arnold Bennett, John Galsworthy and Joseph Conrad belong to the group of traditional novelists. मॉडर्न एज में ट्रेडिशनल नॉवेल है जिसमें H.G. वेल्स, आर्नोल्ड बेनेट, जॉन गेल्सवर्दी आते हैं और इनके नॉवेल्स जो है ट्रेडिशनल नॉवेल्स के रूप में माना जाता है. इसके अलावा बायोग्राफिकल नॉवेल्स भी लिखे गए हैं, वॉर्स नॉवेल लिखे गए हैं और इस तरह से साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे गए हैं. ये सारे नॉवेल्स मॉडर्न एज के नॉवेल्स माने जाते हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल को साइकोलॉजिकल नॉवेल भी कहते हैं. अब हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द नॉवेल एंड दीज नॉवेल्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. जो भी नॉवेल्स है इसको दो मेन पार्ट्स में हम बांटते हैं. फर्स्ट द रियलिस्टिक नॉवेल एंड सेकेंड द फिक्शनरी एंड मल्टी रियलिस्टिक नॉवेल. रियलिस्टिक नॉवेल क्या होता है? द रियलिस्टिक नॉवेल होल्ड्स द मिरर अप टू द नेचर. जो भी नेचर में है, जो सामने जो रियलिटी है, जो नॉवेल्स में लिखा गया है, जो रियलिटी को, जो नेचर को, वो रियलिस्टिक नॉवेल है. और सेकंड अनरियलिस्टिक नॉवेल और रोमांटिक नॉवेल. और फिक्शनरी नॉवेल क्या है? These novels are mixture of fact and fiction. They are like romances or fairy tales. The Animal Farm of George Orwell is a fairy tale and imaginary novel. There are other novels also such as the following as is given and I just discussed this novel. Okay? Unrealistic novel के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये नॉवेल फैक्ट और फिक्शन का मिक्सचर होता है. ये नॉवेल्स बिल्कुल फेरी टेल्स की होती है, परियों की कहानियों के समान ये नॉवेल्स होती हैं जिसमें रियलिटी कम होती है, कल्पना ज़्यादा होती है. और जॉर्ज ऑरवेल की जो नॉवेल है एनिमल फार्म बिल्कुल इसी तरह का नॉवेल है, फेरी टेल की तरह है और इमेजिनरी नॉवेल है. तो ये रियलिस्टिक नॉवेल और अनरियलिस्टिक नॉवेल ये दो काइंड्स की होती हैं. अब जो अनरियलिस्टिक नॉवेल, रोमांटिक नॉवेल है, उसके अंतर्गत बहुत सारे नॉवेल आते हैं. सो we discuss the other type of the novels also. First is the epic novel. Epic novels deal with heroic deeds of one or at the most two characters, the hero and the heroine. Epic novel में किसी भी कैरेक्टर जो हीरो है या हीरोइन है या वो मोस्ट टू कैरेक्टर्स है, उनके हीरोइक डीड्स के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे epic novel कहते हैं. ओके. Next type of the novel is the picaresque novel. The picaresque novel describes the life of Picaro, whose life is full of adventures, mishappening and unexpected events. The hero is seen traveling from one part of the world to another. Tom Jones is the best example of this type of the novel. Picaresque novel में जो कैरेक्टर होता है वो एक वर्ल्ड के किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में घूमता रहता है. वो घुमक्कर टाइप का होता है. ही जस्ट लाइक अ वांडरर. और उसकी जो भी जीवन में जो भी घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं वो एडवेंचरस होती है, एडवेंचर से फुल रहती है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होता है जिसकी कल्पना उसने अपने जीवन में नहीं की होगी. ऐसे इवेंट्स से भरी हुई घटनाएं उनके साथ घटित होती है. तो इस तरह के कैरेक्टर को
पिकारो कैरेक्टर कहते हैं, और ये इस टाइप के जो नावल होते हैं इसे पिकारेस्क नावल कहते हैं। टॉम जोन्स द बेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइप के नावल का। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द नावल इज द गोथिक नावल। Gothic novel is an account of wondrous state full of supernatural and theme of terror and horror. Gothic novel में जो नावल होती, जो स्टोरी होती है, वह सुपरनेचुरल एलिमेंट से भरी होती है और इसकी थीम जो होती है वो हॉरर और टेरर से परिपूर्ण होती है। जैसे मैरी शेली की नावल फ्रैंकेनस्टीन है। फ्रैंकेनस्टीन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गोथिक नावल। इसमें भय, डर और सुपरनेचुरल एलिमेंट का आना, घोस्ट और विच, इस तरह के एलिमेंट्स को लाना जो हमें भयभीत कर देता हो, टेरर उत्पन्न करता हो, इसे हम गोथिक नावल कहते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नावल इज द रीजनल नावल। द रीजनल वर्ड डिस्क्राइब्स ए पार्टिकुलर एरिया एंड द लाइव्स ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, सीजन एंड एटमॉस्फेयर। हार्डीज नॉवेल्स आर रीजनल नॉवेल्स। रीजनल नॉवेल्स में एक एरिया, पार्टिकुलर एरिया रहता है जिसमें सारी घटनाएं, सारी स्टोरी, सारी घटनाएं जो है वहीं पर लेट की जाती है। जैसे थॉमस हार्डी की नावल आपने पढ़ी होगी, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज और टेस ऑफ द विलेज। इसमें एक पार्टिकुलर एरिया है जिसमें सारी घटनाएं, उसमें सारी घटना वहीं पर, सारी स्टोरी वहीं पर कंप्लीट होती है। रीजनल नावल, हार्डीज एक रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जितनी भी नॉवेल्स है वो सभी एक पार्टिकुलर रीजन, वेसेक्स नाम के पार्टिकुलर रीजन में सारी घटनाएं जो है घटित हुई है। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉवेल इज साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल डील विद द मेंटल ट्रेंड्स ऑफ इट्स कैरेक्टर। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में जो कैरेक्टर होते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या, किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और एबनॉर्मलिटी या फिर उसके माइंड डिस्टर्बेंस तो नहीं है, मतलब जो भी उसके माइंड में चल रहा है वो सभी कुछ इस नावल में लिखा जाता है। उसके माइंड से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती है ये नावल में लिखा जाता है। आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नावल इज डायस्टोपिया. Dystopia is another kind of novel. Under this kind of novel, the grim picture of the society is presented. Oliver Twist of Dickens is the example of Dystopia. It is a dark novel. Dystopia novel के अंतर्गत समाज की एक ग्रिम पिक्चर को प्रस्तुत की जाती है और डिकेंस की नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। After this we have the next type of the novel, that is the historical novel. The historical novel deals with the events from past history, and Sir Walter Scott was known as the historical novelist, and he wrote the historical novels. The Heart of Midlothian is a historical novel. Historical novel के अंतर्गत जो स्टोरी होती है, जो नॉवेल होती है, जो कहानी होती है उसकी, वो पास्ट हिस्ट्री के घटनाओं से संबंधित होती है। सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट रूप में जाने जाते हैं। उसने बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं जो पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो घटनाएं बीत चुका है उसके से संबंधित स्टोरी जो लिखी जाती है वो हिस्टोरिकल नॉवेल के अंतर्गत आता है। एक ऐतिहासिक महत्व होता है उसका, इस तरह के नॉवेल का, और इस नॉवेल को पढ़ने से उस पार्टिकुलर रीजन या पार्टिकुलर कंट्री के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन इस तरह के नॉवेल में फैक्ट और फिक्शन दोनों का मिक्सचर होता है। आफ्टर दिस वी हैव अ नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉवेल, दैट इज द डोमेस्टिक नॉवेल. द डोमेस्टिक नॉवेल कंसंट्रेट्स इटसेल्फ ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली. डोमेस्टिक नॉवेल के अंतर्गत किसी भी परिवार की समस्याओं से संबंधित प्रॉब्लम को शो किया गया है. जेन ऑस्टिन is known the best novelist of the 19th century who wrote domestic novel. जेन ऑस्टिन की नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस एक डोमेस्टिक नॉवेल है जिसमें इसमें जो मिसेस बेनेट है वो अपनी बेटियों की शादी को लेकर के, मैरिज को लेकर बहुत परेशान होती है
और किस प्रकार उसकी 5 बेटियां, कैसे उनकी शादी अरेंज करे, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस नावल में लिखा गया है। और इस नावल का जो एंड है वो कॉमिक सिचुएशन में इसका एंड होता है। इसमें एक हस्बैंड हंटिंग वर्ड आया है जिसके अंतर्गत लड़कियों को अलाउ करती है कि यदि कोई बहुत अमीर घर का कोई लड़का है, अच्छा खासा है, तो ये लड़कियां जा कर के उनको जाके फ्लर्ट करती है, उनको मतलब वो उनसे मिलती जुलती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह के घटनाओं का इसमें जिक्र करता है कि उस समस्या का समाधान कैसे हो। जब कोई समस्या का समाधान उसे नहीं मिलता तो उसे लगता है कि वो हस्बैंड हंटिंग के थ्रू शादी अरेंजमेंट करती हैं। आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉवल, दैट इज द साइको एनालिटिकल नॉवल. This novel based on the sex psychology of Freud and Jung. In this novel, there is a backward and forward movement of time. The action is done not on the basis of the present, but of the past experience. The past does not die and lives in the present, which decides the course of further action. साइकोएनालिटिकल नॉवेल में हम देखते हैं कि इसमें जो नॉवलिस्ट होते हैं ये फ्रायड और जंग के सेक्स साइकोलॉजी पर आधारित नॉवेल लिखते हैं और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। पास्ट में जो भी अनुभव है उस पास्ट अनुभव को प्रेजेंट से जोड़ करके और इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती है। इसके अंतर्गत पास्ट जो है कभी मरता नहीं है और पास्ट में जो भी घटनाएं घटित होती है वो प्रेजेंट में भी जीवित रहता है, प्रेजेंट में भी व्यक्ति के साथ रहता है और आगे के जो भी एक्शन होते हैं, आगे के जो भी वर्क होते हैं उसको निर्धारित करता है। आफ्टर दैट वी हैव अ लास्ट टाइप ऑफ द नॉवेल, दैट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल, ये नॉवेल मॉडर्न एज के बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि 20th सेंचुरी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल बहुत सारे नॉवेलिस्ट ने लिखा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल में किसी भी कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है इसको हम इस टेक्निक के थ्रू नॉवेल में प्रस्तुत करते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल, ये नॉवेल वर्जीनिया वुल्फ ने भी लिखा है और शी इज़ नॉन द बेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, क्योंकि इस नॉवेल के थ्रू किसी भी कैरेक्टर के माइंड में जो भी चलता है उसको हम बता सकते हैं। तो ये टॉपिक इसके साथ ही मैं इसको एंड करती हूँ और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि मैं इसमें आपको क्या और बता सकती हूँ या इससे रिलेटेड यदि आप और भी कुछ नॉलेज लेना चाहते हो जो आपके BA और MA से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, मैं इसको बेटर देने की कोशिश करती हूँ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.